दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग करीब 7 के आसपास है, जबकि रोटेन टोमेटोज पर इसको 92% की फ्रेश रेटिंग मिली है। यानी मूवी की स्टोरी एकदम यूनिक और एंगेजिंग है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत सन 1948 में लॉस एंजलिस की सड़कों से होती है, जहां हम एक बार के अंदर इजिकल रोलिंस नाम के आदमी को देखते हैं, जिसे आसपास के लोग इजी कहकर पुकारते थे। अब इजी हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि मुझे एक हफ्ते पहले मेरी कंपनी द चैंपियन एयरक्राफ्ट से निकाल दिया गया था और तभी से मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। वो बताता है कि मुझे घर के मॉर्गेज के लिए पैसे चाहिए क्योंकि हाल ही में मैंने एक घर खरीदा था, लेकिन अब जॉब नहीं है तो दिक्कत हो रही है, पर मुझे उम्मीद है कि ये दिक्कतें जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। अब असल में जिस बार में बैठकर वो हमें ये बातें बता रहा था वो उसके एक पुराने दोस्त जॉपी की होती है। साथ ही हमें पता चलता है कि उस बार में ज्यादातर काले लोग आते हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि अचानक उस बार में एक गोरा आदमी आता है जिसका नाम था डेविड अल्ब्राइट। अब पहली बार किसी गोरे आदमी को उस बार में देखकर सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड अल्ब्राइट असल में एक जासूस है जो नक्सलवाद में विश्वास नहीं रखता और काले लोगों से दोस्ती बनाए रखता है, जिसमें से एक इस बार का मालिक और इजी का दोस्त जॉपी भी है। अब जॉपी और अल्ब्राइट कुछ देर आपस में फुसफुसाते हैं, जिसके बाद जॉपी इजी को अपने पास बुलाकर अल्ब्राइट से मिलवाता है। अब अल्ब्राइट को पता चलता है कि इजी फिलहाल बेरोजगार है और किसी काम की तलाश में है, इसलिए वो इजी को अपना कार्ड देता है और कहता है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो आज शाम 7 बजे इस पते पर आ जाना। अब अल्ब्राइट के जाने के बाद इजी अपने दोस्त जॉपी से पूछता है कि ये आदमी कौन था और मुझे क्या काम दे सकता है। तो जॉपी कहता है कि चिंता मत करो, अल्ब्राइट एक अच्छा जासूस और बिजनेसमैन है, ये तुम्हारी मदद जरूर करेगा और तुम्हें एक अच्छा काम भी मिल जाएगा। लेकिन ये सुनते ही इजी मन ही मन कहता है कि जब कोई कहे कि चिंता मत करो तो समझ लो कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। खैर, अब घर जाते वक्त इजी हमें बताता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद मैं अच्छी नौकरी के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ था, जिसके बाद मैंने कुछ पैसे जमा करके मॉर्गेज में घर लिया था, वो भी इसी इलाके में जहां पर मेरे जैसे काले लोग रहते हैं, क्योंकि उनके सामने होने से मुझे अपनापन लगता है। पर तभी वो बताता है कि लेकिन मेरे घर के पास एक सनकी आदमी भी रहता है जिसका नाम है रॉबर्ट, जो हर पेड़ को काटने में लगा रहता है और मैं हर बार उसे डांट कर भगाता रहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पहुंचकर इजी अपना गार्डन सजाने लगता है और युद्ध के दिनों की यादें ताजा करने लगता है। पर फिर शाम हो जाती है और उसे अल्ब्राइट की बात याद आती है, जिसने उसे शाम 7 बजे नौकरी के लिए मिलने बुलाया था, इसलिए वो अब अल्ब्राइट से मिलने चला जाता है। अब मिलने पर अल्ब्राइट उससे कहता है कि तुम्हें एक लड़की का पता लगाना होगा जिसका नाम है डाफनी मोनेट। अब यहाँ हमें पता चलता है कि टॉड कार्टर नाम का एक आदमी है जो फिलहाल मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। तो अल्ब्राइट इजी से कहता है कि ये जो डाफनी है वो असल में टॉड कार्टर की फियांसे है और 2 हफ्तों से लापता है, जिसके गम में टॉड ने मेयर पद से भी अपना हाथ खींच लिया है और अब मुझे ये काम टॉड ने दिया है। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास समय नहीं है। साथ ही वो बताता है कि डाफनी काले लोगों की समर्थक है, इसलिए वो वहीं होगी जहाँ काले लोग रहते हैं, पर मैं गोरा हूँ इसलिए मेरा वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम ही उसे ढूंढो और इस काम के लिए मैं तुम्हें $100 एडवांस दूंगा। और ऐसा कहकर वो इजी के सामने $100 रख देता है। लेकिन इजी उससे पूछता है कि सिर्फ एक लड़की के लिए $100 क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है? तो अल्ब्राइट कहता है हाँ, वो बहुत जरूरी है। फिर वो आगे कुछ डिटेल्स शेयर करते हुए बताता है कि डाफनी को आखिरी बार 89th सेंट्रल के एक इलीगल क्लब में देखा गया था और तुम वहाँ अक्सर जाते रहते हो, इसलिए तुम आज रात ही वहाँ जाओ और अपना काम शुरू करो। तो अब पैसे लेकर इजी अपने काम पर लग जाता है। फिर अगले सीन में इजी हमें एक ग्रोसरी स्टोर में दिखता है जिसे हैटी और जूनियर चलाते हैं। तभी एक गोरा आदमी जिसका नाम रिचर्ड था वो इजी से क्लब में घुसने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हैटी उसे पीछे हटाकर कहती है कि ये कोई क्लब नहीं है, ग्रोसरी स्टोर है। अब इजी रिचर्ड को नजरअंदाज करता है और हैटी को पैसे दे देता है। तभी जूनियर रिचर्ड को हटाकर इजी को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है जहाँ से जाने वाली सीढ़ियाँ उसी इलीगल क्लब की ओर जाती थी। अब क्लब में हम देखते हैं कि वहाँ सिर्फ काले लोग हैं, क्योंकि वहाँ गोरे लोगों का प्रवेश वर्जित है। यही वजह थी कि हैटी ने रिचर्ड को अंदर आने नहीं दिया था और उससे झूठ बोल दिया था। अब इजी अंदर जाते ही लोगों से डाफनी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वहाँ पर किसी को उसके बारे में नहीं पता होता।
इसके बाद वो अपने पुराने दोस्त ड्रैगन के पास जाता है, जो सामने ही बैठा होता है। इतने में उसका एक और दोस्त डुपी अपनी गर्लफ्रेंड कोटा के साथ वहां आता है और वहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद सभी शराब पीना शुरू करते हैं और तभी इजी अपने दोनों दोस्तों से डाफनी के बारे में पूछता है, लेकिन डुपी और ड्रैगन को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर थोड़ी देर के बाद डुपी और ड्रैगन नशे में धुत हो जाते हैं, जिसके बाद कोटा इजी से कहती है कि मुझे डाफनी के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। और इस तरह हम देखते हैं कि इजी नशे में धुत कोटा के साथ डुपी को घर ले जाता है, जहां डुपी तो सो जाता है, लेकिन कोटा इजी को सिड्यूस करने लगती है। इसके बाद अगली सुबह इजी के कोटा के घर से निकलते वक्त हमें पता चलता है कि कोटा ने उसे डाफनी का करंट लिविंग एड्रेस के साथ साथ ये भी बता दिया है कि वो अक्सर गैंगस्टर फ्रैंक ग्रीन से मिलती रहती है। अब घर पहुंचकर इजी अल्ब्राइट के कॉल का इंतजार करने लगता है। फिर शाम को अल्ब्राइट का कॉल आता है, जो इजी को 1 घंटे में फिशरमैन लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाता है। अब 1 घंटे के बाद हम इजी को फिशरमैन लोकेशन पर जाता हुआ देखते हैं। फिर वहां पहुंचकर इजी को काफी अजीब लगने लगता है, क्योंकि ये पूरा इलाका गोरे लोगों का होता है और कोई गड़बड़ी होने पर उसकी जान भी जा सकती थी। अब अल्ब्राइट का इंतजार करते वक्त एक गोरी लड़की जिसका नाम बारबरा था, वो उससे समंदर के बारे में बातें करने लगती है। लेकिन तभी बारबरा के दोस्त लॉरेन, लुकस और माइकल वहां आ जाते हैं और उसके साथ इजी को देखकर इजी का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो काला है। हालांकि बारबरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इजी अच्छा इंसान है, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं मानते। तभी हम देखते हैं कि वहां अल्ब्राइट आ जाता है, जिसके बाद माइकल अपना ईगो दिखाने के लिए उससे भी बहस शुरू कर देता है। पर तभी अचानक अल्ब्राइट अपनी बंदूक निकालकर माइकल के सिर पर रख देता है, जिसे देखकर माइकल के दोस्त डरकर भाग जाते हैं। अब गुस्से में अल्ब्राइट माइकल से इजी के जूते चाटने को कहता है, लेकिन इजी माइकल को रोकते हुए अल्ब्राइट को समझाता है कि उसे जाने दो, उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। ये सुनकर अब अल्ब्राइट माइकल को बंदूक की नोक पर वहां से भगा देता है और धमकी देता है कि आगे से ऐसा मत करना। फिर माइकल के जाने के बाद इजी अल्ब्राइट को बताता है कि मुझे डाफनी की लोकेशन मिल गई है। वो स्कायर 83 लोकेशन के स्कायर अपार्टमेंट में है और उसे आखिरी बार गैंगस्टर फ्रैंक ग्रीन के साथ देखा गया था। वो बताता है कि फ्रैंक शराब के कई अड्डों का मालिक है और अपने चाकू से लोगों को मारने के लिए मशहूर है। ये सुनकर अब अल्ब्राइट इजी को बाकी पैसे देकर कहता है कि काम बढ़ने पर मैं फिर से तुमको कांटेक्ट करूंगा, तब तक तुम किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करोगे। इसके बाद घर पहुंचकर इजी अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है कि तभी 2 गोरे इंस्पेक्टर मिलर और मेसन उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर इंटेरोगेशन रूम में इजी को पता चलता है कि कोटा की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और आखिरी बार सुबह 5:30 बजे इजी को कोटा के घर से निकलते देखा गया था, जिस वजह से पूरा शक उसके ऊपर जा रहा है। लेकिन इजी उनसे कहता है कि मैं कोटा के घर गया जरूर था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तभी मिलर दबाव डालते हुए उससे कहता है कि तुमने इल्लीगल क्लब में कोटा से मुलाकात की और फिर तुमने और तुम्हारे दोस्त डुपी ने मिलकर उसे मार दिया। तो ये सुनकर इजी कहता है कि डुपी तो नशे में सो गया था और मैं भी नशे में वहीं सो गया था, जिसके बाद मैं सुबह 5:30 बजे जागकर घर वापस आ गया और उस वक्त तक कोटा जिंदा थी। अब मिलर गुस्से में इजी को मारने लगता है, लेकिन मेसन उसे रोककर बाहर भेज देता है। फिर कुछ देर के बाद इजी पुलिस स्टेशन से निकलता है और सोचता है कि 3 घंटे के टॉर्चर के बाद सबूत न मिलने पर आखिरकार उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोटा मर गई है। अब कोटा की याद में खोया इजी चलता ही जा रहा होता है और तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। फिर उसका ड्राइवर कहता है कि मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं और वो कार में है। अब इजी कार में बैठता है, जहां हमें टेरर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो असल में कार्टर के खिलाफ मेयर इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। यहाँ कार में टेरर के साथ एक बच्चा भी होता है, जिसका नाम था नॉलिन, और उसे वो अपना अडॉप्टेड लड़का बताता है। खैर, अब टेरर इजी से कहता है कि कोटा की मौत चौंकाने वाली है, ऊपर से पुलिस ने तुम्हें भी पीटा है। इन गोरों को काले लोगों के प्रति रवैया बदलना होगा। इजी पूछता है कि आप कोटा को कैसे जानते हैं? तो टेरर बताता है कि कोटा मेरे लिए काम करती थी। इसके बाद वो इजी से डाफनी के बारे में पूछता है, लेकिन इजी ये कहते हुए इनकार कर देता है कि मैंने तो डाफनी का नाम पहली बार सुना है। इसके बाद टेरर इजी को घर छोड़ने का ऑफर देता है, लेकिन इजी उससे मना कर देता है। फिर टेरर गाड़ी रुकवाकर उसको टैक्सी के पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन इजी उसे भी लेने से इनकार कर देता है। फिर अगले सीन में हमें इजी सोता हुआ दिखाई देता है, जिसे सपने में अब भी कोटा की बातें याद आ रही होती है। तभी अचानक उसका फोन बजता है, जहाँ पर डाफनी होती है। अब उसकी आवाज सुनकर इजी हैरान रह जाता है। इसके बाद डाफनी उसे एक होटल में बुलाती है, वो भी कोटा के मर्डर के बारे में बात करने के लिए। अब होटल रूम में डाफनी नीली ड्रेस में होती है, जो बहुत ही नर्म और प्यारे अंदाज में उससे बात करने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम एक डिटेक्टिव हो, क्योंकि कोटा ने कहा था कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो।
तो इस पर इजी कहता है कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, मुझे तो अल्ब्राइट ने तुम्हें ढूंढने का काम दिया था। ये सुनकर डाफनी बताती है कि कोटा ने मुझे गलत पता दिया और पैसे लिए, और साथ ही उसने तुमसे भी पैसे लेकर मेरी गलत लोकेशन बताई क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी। वो कहती है कि कोटा मेरी अच्छी दोस्त थी। अब इजी कहता है कि अगर कोटा फ्रैंक ग्रीन को जानती थी तो शायद तुम मर्डर का कारण भी जानती होंगी। तो डाफनी कहती है कि फ्रैंक का उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर इजी कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि फ्रैंक चाकू से ही मारता है, इसलिए वो कोटा का हत्यारा नहीं हो सकता। ये सुनकर डाफनी उससे इम्प्रेस हो जाती है और बताती है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम मुझे टॉड कार्टर के घर छोड़ दो। अब इजी उससे पूछता है कि ये तो तुम टॉड से भी कह सकती थी, फिर मुझे क्यों बुलाया? और वैसे भी मुझे ये काम जिसने दिया उसको भी तुम्हें ढूंढने का काम टॉड ने ही दिया था। तो डाफनी कहती है कि मुझे पहले रिचर्ड मैगी से मिलना है क्योंकि मेरा एक जरूरी लेटर उसके घर डिलीवर हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कार्टर को इसकी भनक ना पड़े। अब ये सुनकर इजी सोचता है कि आखिर ये रिचर्ड कौन है, लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि रिचर्ड वही है जो उस दिन हैटी से क्लब में जाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। अब डाफनी उससे कहती है कि हमें सुबह 4 बजे रिचर्ड के घर जाना है और इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अब इजी पूछता है कि तुमने कोटा से कब बात की थी? तो डाफनी कहती है कि मैंने उसे 8:30 बजे के आसपास बात की थी, जिस पर इजी सोचता है यानी 8 बजे तक कोटा जिंदा थी। और ये सुनकर डाफनी रोने लगती है क्योंकि कोटा उसकी बहुत करीबी दोस्त थी। अब अगले सीन में इजी और डाफनी रिचर्ड के घर की ओर जाते हैं जो गोरे लोगों के इलाके में होता है। फिर घर पहुंचकर वो देखते हैं कि रिचर्ड का घर पूरी तरह से तहस नहस है और उसकी लाश जमीन पर पड़ी है। ये देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं, जबकि डाफनी डरकर बाहर भाग जाती है। तभी इजी को याद आता है कि रिचर्ड वही था जिसने क्लब में घुसने के लिए पैसे ऑफर किए थे, पर इतनी देर में डाफनी वहां से गाड़ी लेकर भाग जाती है, जबकि इजी रिचर्ड की गाड़ी से अपने घर आता है। अब घर में एंटर करते ही इजी को हरमन, शरण और अल्ब्राइट मिलते हैं। अब इजी उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरे घर में कैसे घुसे, लेकिन अल्ब्राइट उल्टा उससे पूछता है कि ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम आज सुबह कहाँ थे। तो इजी कहता है कि मैं एक लड़की से मिलने गया था, जिस पर अल्ब्राइट कहता है कि मैं तुम्हारे दिए गए पते पर गया था, लेकिन मुझे वहाँ पर ना तो डाफनी मिली और ना ही फ्रैंक। ऊपर से मुझे पता चला कि फ्रैंक तो 1 साल पहले ही वहाँ से चला गया था, यानी पैसा लेकर भी तुमने मेरा काम नहीं किया। इस तरह वो गुस्से में अपना चाकू इजी के मुंह पर रख देता है। तभी इजी कहता है कि मैंने डाफनी को देखा था और उसकी सलाह पर मैं रिचर्ड के घर गया जहाँ वो मरा पड़ा था, लेकिन इतने में डाफनी भाग गई और मैं यहाँ आ गया। इसके बाद अल्ब्राइट उससे उस रिचर्ड के घर का पता लिखित में मांगता है और इजी उसे दे देता है, और इसके बाद अल्ब्राइट और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रास्ते में इजी टेरर की रैली देखता है जो बहुत ही जोश में दिख रहा था। इसके बाद वो जॉपी के बार में जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था, यानी तुमने ही मेरा नंबर डाफनी को दिया और इधर मुझे अल्ब्राइट के चंगुल में फंसाया। लेकिन जब जॉपी इस बात का जवाब नहीं दे पाता तो इजी गुस्से में उसका टेबल तोड़ने लगता है। अब टेबल में लगे मार्बल्स जॉपी के अंकल की निशानी थे, इसलिए जॉपी उस टेबल को बचाने के लिए कहता है कि डाफनी ने मुझे अपनी बातों में फंसाया और तुम्हारा नंबर लिया। तुम्हें भी पता है वो किसी को भी अपने काबू में कर सकती है, तो मुझसे भी ठीक ऐसा ही हुआ। अब ये सुनते ही इजी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम इजी को देखते हैं जो एक सूट में टॉड कार्टर के आलीशान बंगले में उससे मिलने जाता है। टॉड एक मशहूर बिजनेसमैन और मौजूदा मेयर होता है जिसका रुतबा उसके घर के गेट से दिख रहा था। अब उसे पता चलता है कि इजी डाफनी के बारे में जानता है, तो वो इजी का स्वागत करता है और एक बार कंफर्म करने के लिए डाफनी के कपड़ों के बारे में पूछता है, जिस पर इजी कहता है कि उसने नीली ड्रेस पहनी थी। अब ये सुनकर टॉड उस पर यकीन कर लेता है कि इजी सच में डाफनी से मिला होगा क्योंकि वो नीली ड्रेस ही पहनती है। अब वो इजी को एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके बाद इजी उससे पूछता है कि आखिर डाफनी आपसे क्यों भाग रही है, जबकि अल्ब्राइट जो आपके लिए उसे ढूंढ रहे थे उन्होंने ये काम मुझे सौंप दिया। तो टॉड कहता है कि डाफनी और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन हाल ही में मेरी उससे अनबन हुई और वो घर छोड़कर चली गई, और वैसे भी ये मेरा निजी मामला है, इसलिए तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं। पर तभी वो कहता है मैं किसी अल्ब्राइट को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी को ये काम सौंपा है। तो ये सुनकर इजी के होश उड़ जाते हैं। फिर इजी पूछता है कि आप रिचर्ड मैगी को जानते हो क्या, क्योंकि डाफनी लास्ट टाइम उसी के घर गई थी, लेकिन वो वहाँ पर मरा पड़ा था। तो टॉड ये सुनकर इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, मैं किसी रिचर्ड को नहीं जानता। फिर इजी कहता है कि आखिर कोई और डाफनी को क्यों ढूंढ रहा है। तो टॉड कहता है कि वो कोई भी हो, लेकिन तुम मेरे लिए उसे ढूंढो, क्योंकि अगर वो किसी और को मिल गई तो उसे खतरा हो सकता है और मैं इस काम के लिए तुम्हें पैसे दूंगा। अब इजी पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात आपके और डाफनी के बीच में हुई
जिससे डाफनी को घर छोड़कर भागना पड़ा। तो टॉड कार्टर कहता है, तुम बस पैसों के लिए मुझे डाफनी का पता बता दो और ये सब छोड़ो, क्योंकि मैंने कहा ना, तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। अब पैसों की बात सुनकर इजी उससे $1000 कैश की मांग करता है। फिर पहले तो कार्टर मना करता है, लेकिन इजी के दबाव में उसे आखिरकार $1000 देने के लिए राजी हो जाता है। अब इजी भी समझ गया था कि कार्टर पुलिस को इस मामले में नहीं शामिल कर सकता। साथ ही कार्टर से मिलकर इजी को यकीन हो जाता है कि डाफनी के पास जरूर कोई ऐसा राज है जो मिस्टर टेरर और कार्टर दोनों से जुड़ा है, और दोनों ही उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कार्टर उसके पीछे पड़ा है, ठीक वैसे ही टेरर ने भी इजी से डाफनी के बारे में पूछा था। अब इजी को समझ में आ जाता है कि अल्ब्राइट असल में कार्टर के लिए नहीं बल्कि टेरर के लिए काम कर रहा है। साथ ही फ्रैंक ग्रीन जिसके साथ डाफनी मिली थी, वो शायद डाफनी का बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो इसीलिए अब इजी सबसे पहले फ्रैंक से मिलकर सच जानने की सोचता है। फिर अगले सीन में इजी फ्रैंक ग्रीन के एक एक करके सभी अड्डों पर जाता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं होता। इसके बाद वो थककर अपने घर लौटता है, जहां उसके घर के बाहर उसका वही पड़ोसी रॉबर्ट उससे चिल्लाकर कहता है, ए जी, किसी ने तुम्हारे घर के अंदर घुसने की कोशिश की थी। अब इजी मुड़कर पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे परेशान करते रहते हो। इतने में रॉबर्ट कहता है कि देखो तुम्हारे पीछे कौन है। और तभी हम देखते हैं कि एक काला आदमी जिसके हाथ में चाकू है, वो इजी पर हमला कर देता है। ये देखकर इजी समझ जाता है कि यही फ्रैंक ग्रीन है जिसे वो तब से ढूंढ रहा था। इसके बाद फ्रैंक इजी को हराने की कोशिश करता है और थोड़ा कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तभी अचानक इजी का दोस्त माउस भी वहां आ जाता है और फ्रैंक को रोकने के लिए उसके सर पर बंदूक तान देता है। अब माउस इजी को छुड़वाता है और फ्रैंक को शूट करने वाला होता है कि तभी इजी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद इजी फ्रैंक से डाफनी के बारे में पूछता है कि तभी इजी के घर का फोन बजता है। अब माउस कॉल उठाकर सामने वाले से कह देता है कि बाद में कॉल करो और फिर फोन काट देता है। फिर इजी वापस से फ्रैंक से कहता है कि हमें कार्टर $1000 देगा अगर हम डाफनी का पता बताएं, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। लेकिन फ्रैंक इस बात पर भी चुप बना रहता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर माउस कहता है कि रुको, मैं इससे अपने तरीके से बात करता हूँ। और ऐसा कहकर वो फ्रैंक के कंधे पर गोली चला देता है। लेकिन इतने में इजी माउस को पकड़ लेता है और इसी बीच फ्रैंक मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। अब इजी और माउस की बातों से पता चलता है कि माउस थोड़ा सनकी है और सोच विचार किए बिना ही काम करता है। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई है। असल में माउस इजी की मदद के लिए डाफनी को ढूंढने आया था, क्योंकि इजी अकेले इतने लोगों से लड़ नहीं सकता था। लेकिन माउस के व्यवहार और आज के हादसे से इजी डाफनी को ढूंढने का प्लान कैंसिल कर देता है। लेकिन माउस कहता है कि अब पीछे नहीं हट सकते, तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं, तुम्हें मेरी मदद चाहिए और हम दोनों को पैसों की भी जरूरत है, इसलिए हमें ये काम करना ही होगा। फिर इजी कहता है, लेकिन तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। तो माउस इस पर मान जाता है। अब इजी पूछता है कि कुछ देर पहले किसका कॉल था। तो माउस कहता है कि किसी गोरी लड़की की आवाज लग रही थी। तो इजी समझ जाता है कि वो शायद डाफनी होगी, लेकिन आखिर वो उसे कॉल क्यों करेगी। अब सुबह होते ही वो दोनों पुलिस वाले मैसन और मिलर इजी के घर के बाहर पहुंचते हैं और इजी गेट खोलकर बाहर आता है। जिसके बाद मैसन कहता है कि हमें रिचर्ड मैगी की लाश मिली है और उसके पॉकेट में कोटा के नाम का खाली लिफाफा था। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम रिचर्ड के घर गए थे। तो इजी उनसे झूठ बोलते हुए इनकार कर देता है कि नहीं, मैं नहीं गया था। लेकिन मिलर समझ जाता है कि इजी कुछ तो छुपा रहा है, इसलिए वो उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाने लगता है। पर तभी इजी इन दोनों को रोक कर उनसे 24 घंटे की मोहलत मांगते हुए कहता है कि मैं कल तक कुछ ऐसा ढूंढ लाऊंगा जो साबित कर देगा कि मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सुनकर मिलर और मैसन उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें एक दिन और देते हैं, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर इजी सोचता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अब एक गोरे यानी रिचर्ड की हत्या हुई है, इसलिए पुलिस मुझे कातिल साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी माउस सामने आकर कहता है कि हमें डूपी की बहन के घर जाना चाहिए, क्योंकि डूपी वहाँ हो सकता है। लेकिन इजी कहता है कि उससे पहले हमें किसी और से मिलना होगा। तो इस तरह वो दोनों अब जूनियर के घर जाते हैं, जहाँ इजी जूनियर से पूछता है कि तुमने रिचर्ड को क्यों मारा। जूनियर पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैंने उसे मारा। तो इजी कहता है कि उसके घर में वही सिगरेट का पैकेट मिला है जो तुम यूज करते हो। ऊपर से उस रात तुमने उसे क्लब से भगाया था और मैंने उसे उसी कपड़ों में मरा हुआ पाया जिन कपड़ों में तुमने उसे क्लब से निकाला था। ये सुनकर जूनियर वापस से इनकार करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में माउस अपनी गन निकाल लेता है, जिसे देखकर डरते हुए जूनियर बताता है कि रिचर्ड उस रात नशे में था और मैं उसे उसके घर छोड़ने गया था।
तभी रास्ते में उसने मुझे $50 दिए थे, वो भी डाफनी के बारे में बताने के लिए। इसलिए मैंने बता दिया कि कोटा अक्सर डाफनी से मिलती थी। ये सुनकर इजी पूछता है कि फिर जब मैंने डाफनी के बारे में पूछा तो तुमने क्यों नहीं बताया? तो जूनियर कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं, और वैसे भी रिचर्ड ने मुझसे फ्री में नहीं पूछा था, उसने मुझे $50 दिए थे। तो इजी कहता है बस पता बताने के लिए, जिस पर जूनियर कहता है नहीं, सिर्फ पते के लिए नहीं, बल्कि मैंने रिचर्ड के कहने पर अगले दिन कोटा को एक लेटर डिलीवर किया था। अब ये सुनकर इजी और माउस वहाँ से डुपी की बहन के घर की ओर निकलते हैं, जहाँ उसे डुपी मिल जाता है। अब वो दोनों उससे कोटा की मौत पर शोक जताते हैं, जिसके बाद डुपी उन्हें अंदर बुलाकर ड्रिंक और खाना ऑफर करता है। इसी बीच डुपी कहता है कि पुलिस मुझे कोटा के घर जाने नहीं दे रही, मैं उसकी मौत से बहुत डिप्रेस्ड हूँ, आखिर उसकी जान किसने और क्यों ली होगी? तभी इजी डुपी से कोटा के किसी लेटर के बारे में पूछता है, जिस पर डुपी कहता है कि उसने मुझे कोई लेटर नहीं दिया, लेकिन मरने से पहले एक बाइबल जरूर दी थी। अब बाइबल की बात सुनकर इजी समझ जाता है कि उस बाइबल में ही वो लेटर होगा, इसलिए वो डुपी को शराब पिलाने का ऑफर करता है ताकि उसका गम कम हो। और थोड़ी देर बाद डुपी और माउस नशे में धुत हो जाते हैं, जबकि कम पीने की वजह से इजी होश में रहता है और उसके घर में उस बाइबल को ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाती है। अब बाइबल में एक फोटो होती है, जिसे देखकर इजी सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि टेरर एक पेडोफाइल होगा। वो समझ जाता है कि टेरर ने जिस बच्चे को अपना एडॉप्टेड सन बताया था, वो असल में उसका खिलौना था, जिसका वो शोषण कर रहा था, और ये फोटो असल में यही राज खोल रही थी। खैर, अब डुपी के घर से निकलते वक्त इजी अपना कोट उठाता है, लेकिन इसी बीच नशे में माउस उस पर अपनी गन तान देता है, लेकिन इजी उसे समझाकर वापस से सुला देता है और उस गन को टेबल पर रखकर वहां से चला जाता है। इसके बाद अब वो अपने घर पहुंचता है, जहां बाहर पहुंचकर उसे अंदर से आ रही फोन की घंटी सुनाई देती है, लेकिन जब तक वो अंदर जाता है तब तक वो कॉल कट चुकी होती है, और तभी उसे अपने घर के दूसरे कमरे से डाफनी मिलती है, जो इजी से माफी मांगती है कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब इजी कहता है कि मुझे वो मिल गया है जो तुम ढूंढ रही थी, जिस पर डाफनी हंसते हुए इजी को सिड्यूस करने लगती है, लेकिन इजी उसके जाल में नहीं फंसता। खैर, अब डाफनी कहती है कि मैंने रिचर्ड को $7,000 देकर वो फोटो ली थी, क्योंकि ये तस्वीर मुझे बिलोंग करती है। इसलिए इजी कहता है कि मेरे हिसाब से शायद वो तस्वीर टेरर को बिलोंग करती है, जिस पर डाफनी कहती है कि मैं तुम्हें उन तस्वीरों के बदले $7,000 देने को तैयार हूँ, लेकिन इजी कहता है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और अगर कल तक मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो डाफनी से कोटा के असली कातिल के बारे में पूछता है, लेकिन डाफनी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं पहले ही तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। पर इजी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड फ्रैंक ग्रीन ने कोटा को मारा है और मैं ये जानता हूँ, इसलिए कल मैं पुलिस को यही गवाही दूंगा। ये सुनकर डाफनी बताती है कि फ्रैंक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो सौतेला भाई है। वो कहती है कि मेरी माँ गोरी थी इसलिए मैं गोरी हूँ, लेकिन हमारे पिता काले थे और यही वजह है कि टेरर मेरे पीछे पड़ा है, क्योंकि वो समाज में ये सब शो करना चाहता है कि मैं एक ब्लैक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब इजी पूछता है तो फिर कोटा को किसने मारा, जिस पर डाफनी बताती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं असल में कोटा को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मुझे तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने जॉपी से उसकी गर्दन पर निशान बनाने को कहा, लेकिन बेवकूफ जॉपी ने उसे इतना मारा कि वो मर गई। वो रोते हुए कहती है कि कार्टर की फैमिली मेरी शादी चाहती थी, लेकिन तभी टेरर बीच में आ गया। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ अल्ब्राइट अपने साथियों के साथ अंदर घुस आता है और इजी को पीछे से मारकर डाफनी को वहाँ से ले जाता है। फिर अगले सीन में इजी वापस से उसी इल्लीगल क्लब के बाहर होता है। इसके बाद वो अपने साथ माउस की बंदूक लेकर अंदर जाता है और जॉपी को बंधक बनाकर ले आता है। फिर कार में इजी जॉपी से पूछता है कि बताओ अल्ब्राइट डाफनी को कहाँ ले जा सकता है, तो बंदूक की नोक पर जॉपी बताता है कि जंगल के बीच में एक कैबिन है जहां अल्ब्राइट अपने गलत काम करता है, इसलिए वो उसे जरूर वहीं लेकर गया होगा। तो इस तरह ये लोग अब उस जंगल के कैबिन की ओर निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में इजी माउस को बताता है कि कोटा को भी जॉपी ने मारा था, तो ये सुनकर माउस जॉपी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इजी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब कुछ देर के बाद ये तीनों उस कैबिन के पास पहुंचते हैं। यहाँ इजी माउस से कहता है कि अब तुम जॉपी पर नजर रखो और जब जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। इसके बाद वो खुद उस कैबिन की ओर अकेला निकल पड़ता है और खिड़की से देखता है कि अल्ब्राइट डाफनी से वो फोटो मांग रहा है जो उससे टेरर ने मंगवाया है, लेकिन डाफनी कहती है कि वो फोटो मेरे पास नहीं बल्कि इजी के पास है। पर अल्ब्राइट को लगता है कि डाफनी झूठ बोल रही है और इसीलिए वो गर्म लोहे से उसे दागने वाला होता है कि तभी इजी फौरन अल्ब्राइट पर गोली चला देता है और दोनों लोगों के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है।
अब इजी एक पल में ही मरने वाला होता है कि तभी गोलीबारी की आवाज सुनकर माउस वहां आकर उसे बचा लेता है। इस तरह अब हम देखते हैं कि अल्ब्राइट और उसके सारे साथी मारे जाते हैं। इसके बाद इजी डाफनी को कार के पास लाता है और देखता है कि माउस ने जॉपी को मार डाला है। ये देखकर इजी को माउस पर गुस्सा आता है, क्योंकि वो पुलिस के सामने जॉपी की गवाही पेश कर सकता था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। खैर, अब रात को घर पहुंचकर इजी माउस को अलविदा कहता है। साथ ही माउस भी इजी को थैंक्स कहकर और डाफनी के दिए पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब रास्ते में डाफनी इजी को बताती है कि टेरर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं फोटो पब्लिक करूंगी तो वो मेरे काले होने की बात दुनिया को बताएगा, जिससे मेरी और कार्टर की शादी टूट सकती थी और इसीलिए मैं भाग गई। वो कहती है कि मैं तो वो फोटो दिखाकर लोगों को बताना चाहती थी कि टेरर एक पेडोफाइल है जो बच्चों का शोषण करता है, ताकि जनता को उसका भयानक चेहरा दिख सके। वो कहती है कि इसी फोटो के जरिए टेरर हार जाता और कार्टर जीत जाता, जिस वजह से बदला लेने के लिए टेरर सभी को मेरी फैमिली का राज बता देगा, जिस वजह से कार्टर की फैमिली मुझसे रिश्ता तोड़ देगी, क्योंकि मेरे पिता एक काले थे। अब रास्ते में एक जगह पर डाफनी और कार्टर आपस में बात करने लगते हैं, जबकि इजी दूर खड़ा होकर उन दोनों को देखता रहता है। इसी बीच वो हमें बताता है कि एक मेयर होने के बाद भी कार्टर अपने रिश्ते को नहीं बचा पाया, क्योंकि सियासत बीच में आ गई। उसे लग रहा था कि अगर उसकी होने वाली बीवी की ब्लैक फैमिली होने की बात समाज में फैल गई तो वो चुनाव हार जाएगा। इसलिए अब कार्टर की फैमिली डाफनी को $30,000 यहाँ से दूर जाने के लिए दे रही है, ताकि लोग ज्यादा सवाल जवाब ना करें और वो कह सके कि डाफनी खुद रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली गई। और इसी सिंपैथी में कार्टर को ज्यादा वोट मिलेंगे, जिससे वो आराम से जीत भी जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कार्टर वादे के मुताबिक इजी को पैसे देते हुए कहता है कि तुम आगे से डाफनी पर नजर रखना और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आज के बाद कोई पुलिस वाला तुमसे कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इजी उसे फ्रैंक ग्रीन के घर छोड़ देता है, जहाँ रास्ते में डाफनी उसे बताती है कि मेरा असली नाम रूबी हैंक्स है। मैं तो बस किसी के बीच फिट होना चाहती थी, लेकिन ना गोरे और ना काले किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मैं दोनों के बीच में फंस गई। इसलिए मैं एक ऐसे रास्ते पर हूँ जहाँ पीछे कुआं और आगे खाई है। अब इजी उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है और सीन कुछ दिन के बाद शिफ्ट होता है। फिर इजी फ्रैंक के घर में डाफनी को देखने जाता है, लेकिन वहाँ से पता चलता है कि डाफनी और फ्रैंक पहले ही वहाँ से चले गए थे। अब कुछ दिन बाद एक अखबार में खबर छपती है कि कार्टर फिर से मेयर बन गया है। इसी बीच इजी का दोस्त मार्कस अखबार पढ़ रहा होता है, जबकि इजी गार्डन में पानी डाल रहा होता है। अब मार्कस पूछता है कि क्या तुम्हें जॉब मिली? तो इजी कहता है कि मैं अब जॉब नहीं करता, क्योंकि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया हूँ। इसके बाद वो अपने आसपास के लोगों को देखकर खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। वहीं जो लोग कोरियाई ड्रामा के फैंस हैं, वो मेरे आई एक्सप्लेन कोरियन ड्रामा चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।